हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में क्या करेंगे भाई, आज की क्लास में भी मैंने बताया था कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस सेट को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ प्रैक्टिस सेट जो है वो आपका होने वाला है। 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है हमने, काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस को सॉल्व करे थे। आज भी हम काफ़ी नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके यहाँ पे क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, 3 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं जाके देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी चल रही है। रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन के भी 3 सेट हो चुके हैं। तो इतनी सारी क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टीचिंग का तो मैंने 5 सेट करवाए हैं, 4 सेट मैंने रिसर्च के करवा दिए हैं, 3 सेट कम्युनिकेशन के हो गए। तो बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करवा रही हूँ। तो आप इस सीरीज को फॉलो करना, बहुत आपको हेल्प मिलेगी इस सीरीज से। ठीक है, हम वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर। मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट। 2 सालों का मुझे ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चों ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पे आप मेरे साथ में डिस्कस भी कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत होती है, आपको कुछ मुझसे पूछना है, तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे मेरी जो है ना क्लासेस होती है उसकी फ्री पीडीएफ वगैरह यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन है, आपकी करंट अफेयर से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट है, या मुझे लगता है कि कहीं पे कोई वैकेंसी वगैरह आई है, वो सारी चीजें मैं आपके लिए यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और हम यहाँ पे कभी कभी मॉक टेस्ट की जैसे हम है ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी लगाते हैं। तो ये चैनल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिंपली टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला। वहां पे आपको मेरा जो ऐसी फोटो लगी हुई है वो दिख जाएगी, पहचान जाना और इसको ज्वाइन कर लेना। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। यहाँ पे हम सारी जो आपकी वीडियोस वगैरह होती है, यूट्यूब की क्लासेस होती है, उसकी लिंक वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। तो दोनों चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिस ना हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन से पहले जितने सवाल आपके सही होते हैं या फिर गलत होते हैं मुझे कॉमेंट करके सब बच्चे जरूर से बताया करो। ठीक है, अब चलते हैं पहले सवाल की तरफ। आपको यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर जमाना है डिकोडिंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, यानी कि कक्षा में संचार की डिकोडिंग प्रक्रिया के सही क्रम को यहाँ पे पहचानना है और उसको सही क्रम में आपको यहाँ पे लगाना है। डिकोडिंग क्या होता है आपको पता है। डिकोडिंग और एनकोडिंग 2 शब्दों की हमने इससे पहले भी बात कर चुके हैं। एनकोडिंग कौन करता है, सेंडर करता है। मैसेज को मेरे को भेजना है तो वो भेजने के लिए मेरे पास में कोई मैसेज एक है ना कूट लेखन करूंगी। मैसेज किसी एक फॉर्म में होना चाहिए ताकि सामने वाला उसको पढ़ सके। मेरे दिमाग में मैसेज है तो आप दिमाग को तो पढ़ नहीं सकते हो। कोई मैसेज आपका हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, बोल के बता रही हूँ, लिख के बता रही हूँ, किसी फॉर्म में बताऊंगी तभी तो उसको पढ़ पाओगे ना, दिमाग को तो पढ़ नहीं पाओगे। तो वैसे ही मैसेज को कूट लेखन करना यानी कि मैसेज की एनकोडिंग करना होता है। और ये कौन करता है, सेंडर करता है, यानी कि आपका जो प्रेषक होता है वो करता है। एक आपका रिसीवर होता है, प्राप्तकर्ता होता है, जो कि मैसेज की डिकोडिंग करता है, यानी कि मैसेज को रिसीव करता है, प्राप्त करता है और उसको समझने की कोशिश करता है। सपोज मैं आपको यहाँ पे कोई मैसेज भेजती हूँ, हेलो हाउ आर यू, तो मैं यहाँ पे सेंडर हो गई। अब मेरे दिमाग में मैसेज आया था हेलो हाउ आर यू, तो इस दिमाग की मैसेज को मैंने क्या करा, टाइप करके आपको भेजा। तो ऐसे फॉर्म में भेजा ताकि आप उसको पढ़ पाओ। तो ये क्या करा, मैंने एनकोडिंग करी। और एनकोडिंग करने के बाद में आप रिसीवर हो तो आपने उस मैसेज को रिसीव कर लिया। आपके फोन के अंदर व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैडम ने हाउ आर यू आपको बोला है, तो आपने उसको रिसीव कर लिया। अब रिसीव करने के बाद में आप उसको डिकोड करोगे, यानी कि अब उसको मैसेज को समझने की कोशिश करोगे, उसको पढ़ोगे और क्या देखोगे कि मैडम ने मेरे से हाउ आर यू जो है वो पूछा है। तो फिर आप उसका रिप्लाई करोगे, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक देना। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ पे आपसे डिकोडिंग प्रोसेस जो होता है, डिकोडिंग प्रक्रिया जो होती है उसका क्रम क्या है वो पूछा है। फीडबैक, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, इंटरप्रिटेशन, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट या फिर फीडबैक, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन, फीडबैक या फिर सेंसरी इन्वॉल्वमेंट या फिर सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। तो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है कि सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम हो जाएगा आपका संवेदी भागीदारी होती है, सबसे पहले तो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होता है। किसी भी मैसेज को सबसे पहले अपने सेंसेस के माध्यम से रिसीव करते हो। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, ध्यान से देखो, डिकोडिंग प्रक्रिया जो होती है, डिकोडिंग यानी कि जो रिसीवर डिकोड करता है। रिसीवर जब मैसेज को समझता है उस टाइम से फिर कौन सी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले रिसीवर क्या करता है, अपने सेंसेस के माध्यम से, अपने जो भी सेंस ऑर्गन होते हैं उसके माध्यम से मैसेज को रिसीव करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले आपकी संवेदी भागीदारी होती है, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट आपका सबसे पहले होता है। फिर आप इंटरप्रेट करते हो, यानी कि फिर आप उसकी व्याख्या करते हो। सेंसेस से मैसेज को रिसीव करा, आंखों से देख लोगे, या फिर मैंने बोल के भेजा है मैसेज को तो कानों से सुन लोगे। पहले सेंसरी इन्वॉल्वमेंट करके मैसेज
मैसेज को रिसीव करते हो, फिर उसकी व्याख्या करते हो, यानी कि फिर उसको समझने की कोशिश करते हो बाद में, तो फिर आपका इंटरप्रिटेशन, आपकी व्याख्या आ जाएगी, फिर उसका मूल्यांकन करते हो, उसका इवैल्यूएशन करते हो, और फिर लास्ट में जाके उसके ऊपर अपना कोई फीडबैक देते हो, अपनी प्रतिपुष्टि यानी कि रिप्लाई करके देते हो। तो ये क्या है आपकी डिकोडिंग प्रक्रिया का एक क्रम है, सही क्रम है, जहां पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, फिर व्याख्या, फिर मूल्यांकन, फिर प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या पूछा है, व्हेन कम्युनिकेशन फॉर एजुकेशनल पर्पस टेक्स प्लेस द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इज सोर्स, एनकोडर, डिकोडर, मैसेज और द फीडबैक। काफी बार सेम क्वेश्चन हमने करा है। जब शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण होता है, जब एजुकेशनल पर्पस के माध्यम से, एजुकेशन के पर्पस के माध्यम से संप्रेषण हो रहा है, तो उसके घटकों को सही क्रम में लगाना है। अब संचार चाहे आपका एजुकेशन के लिए हो, चाहे आपका यूं नॉर्मल बातों के लिए हो, संचार एक ही क्रम में होगा। ठीक है, उसका क्रम सेम ही होगा। क्रम क्या होता है भाई, सेंडर होता है, सेंडर के पास में कोई मैसेज होता है, उस मैसेज की वो सेंडर क्या करता है, सबसे पहले है ना उसके पास मैसेज होगा, उस मैसेज की वो एनकोडिंग करता है। फिर रिसीवर होता है, रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज की डिकोडिंग करता है, और फिर वो उसको फीडबैक देता है। ठीक है, इसके बीच में आपका यहाँ पे एक मीडियम भी आ सकता है कि भाई माध्यम से, किसी मीडियम के थ्रू सेंडर जो है वो क्या कर रहा है, मैसेज को अपने है ना रिसीवर तक पहुंचाता है। तो ये इसका पूरा आपका क्रम हो जाएगा। अब चाहे आप उसको एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करो, चाहे किसी भी पर्पस के लिए यूज करो, लेकिन उसका जो सीक्वेंस है, उसका जो सही क्रम है, वो तो सेम ही रहने वाला है। बस अब इसका आंसर आप यहाँ पे निकाल सकते हो। सबसे पहले आपका सोर्स हो जाएगा, यानी कि सोर्स यानी कि जो सेंडर होता है, स्रोत यानी कि जो सेंडर होता है, तो ए ऑप्शन सबसे पहले आ जाएगा। अब ए जिसमें सबसे पहले नहीं है उसको हटा दो, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। मैंने बताया ए सबसे पहले आएगा, सेंडर सबसे पहले होगा, सेंडर ही तो है जो मैसेज को भेजेगा। अब मैसेज को भेजने वाला तो सबसे पहले ही आएगा, तो यानी कि स्रोत कौन होता है, स्रोत आपका प्रेषक, आपका सेंडर को हम स्रोत के नाम से भी जानते हैं, तो सेंडर सबसे पहले हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, फिर वो आपका है ना यहाँ पे कूट लेखन यानी कि आपकी एनकोडिंग करता है। अच्छा, यहाँ पे मैसेज मैंने पहले लिख दिया है, पहले वो एनकोडिंग करेगा, एनकोडिंग के बाद में उसके पास वो क्या करेगा, मैसेज होगा। ठीक है, तो वो फिर कूट लेखन करता है, कूट लेखन के बाद में उस मैसेज को वो डिकोडर के पास में भेजता है, फिर डिकोडर उसकी फीडबैक दिखाता है, उसको फीडबैक देता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी सीक्वेंस समझ में नहीं आता है कम्युनिकेशन का, तो दो चीजें तो याद रख सकते हो। सबसे पहले आपका सेंडर हो जाएगा। सेंडर कौन है, प्रेषक है मैडम, जो कि मैसेज को भेजता है। तो कम्युनिकेशन हो रहा है तो सबसे पहले मैसेज को भेजा जाएगा, तो यानी कि सेंडर। और सबसे आखिरी में आप उसका फीडबैक दोगे, प्रतिक्रिया दोगे। मेरे पास में मैसेज आया, मैसेज आने के बाद में मैंने क्या करा, उसको पढ़ा, समझा, समझने के बाद में तो उसका रिप्लाई दूंगी, तो रिप्लाई तो सबसे लास्ट में दूंगी ना, तो फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया सबसे आखिरी में होगी। और सेंडर जो होता है, आपका प्रेषक जो होता है, आपका स्रोत जो होता है, सब एक ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले आ जाएगा। तो इस दो क्रम के माध्यम से ही आप पूरा आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहले आपका सोर्स हो जाएगा सेंडर, और फिर लास्ट में आपका फीडबैक हो जाएगा, यानी कि ए सबसे पहले, ई सबसे लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे दो टर्म्स होती है, एक होती है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, एक होता है आपका असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ठीक है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है आपका, यानी कि आपका है ना असमकालीन संप्रेषण और समकालीन संप्रेषण क्या होता है। तो समकालीन संप्रेषण क्या होता है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर जहां पे हमको फीडबैक जो है, रिप्लाई जो है, आप फीडबैक को सरल भाषा में रिप्लाई के नाम से भी समझ सकते हो, जहां पे रिप्लाई जो है वो तुरंत आपको मिलता है, वो होता है आपका सिंक्रोनस यानी कि समकालीन संप्रेषण। लेकिन असिंक्रोनस इसका उल्टा हो जाएगा, असमकालीन इसका उल्टा हो जाएगा, जहां पे आपको रिप्लाई तुरंत नहीं मिलेगा, आपको रिप्लाई बाद में मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मान लो हम दोनों आपस में बैठ के, आमने सामने बैठ के कहीं पे बात कर रहे हैं, हम चाय पे चर्चा लगा रहे हैं आमने सामने बैठ के। तो आमने सामने बैठ के तो आपने मेरे को यहाँ पे कोई बात बताई, मैंने फिर आपको उसका रिप्लाई दिया, फिर आपने मेरे को बात बताई, मैंने उसका रिप्लाई दिया, तो बात और रिप्लाई एक ही टाइम पे होते हैं। ठीक है भैया, अब सपोज हम यहाँ पे ईमेल के ऊपर बात कर रहे हैं, आपने मेरे को कोई ईमेल भेजा। अब ईमेल का जरूरी थोड़ा ना है कि आपने जब मेरे को ईमेल भेजा तभी मैं तुरंत उसका रिप्लाई कर दूंगी। आपने मेरे को आज ईमेल भेजा, मैं तो आज बिजी हूँ, मैं तो ईमेल देख ही नहीं रही हूँ, चेक ही नहीं कर रही हूँ, मैं 2 दिन बाद में मेरा मेल चेक करूंगी, 2 दिन बाद में आपका मैसेज पढ़ूंगी, फिर 2 दिन बाद में उसका रिप्लाई करूंगी, फिर उसके 2 दिन बाद में आप मेल पढ़ोगे, आप मैसेज चेक करोगे, तो यहाँ पे आपको मैसेज जो है वो बाद में मिल रहा है ना। तो जब हमको मैसेज का फीडबैक जो है, रिप्लाई जो है वो बाद में मिलता है, लेट मिलता है, उसी टाइम पे नहीं मिलता है, उसको हम बोलते हैं असिंक्रोनस यानी कि असमकालीन
संप्रेषण। लेकिन जब हमको तुरंत रिप्लाई मिलता है, सेम टाइम पर रिप्लाई मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, समकालीन संप्रेषण यानी कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर तो मैडम आना ही आना है। क्या पूछा है, असमकालीन संप्रेषण का घटक कौन सा है, इनमें से वो चुन के बताना है। असमकालीन जहां पे फीडबैक तुरंत नहीं मिलेगा तो बस एलिमिनेट करो और आंसर निकालो। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे वीडियो चैट है। वीडियो चैट यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉल हम करते हैं, तो वीडियो कॉल के माध्यम से तो वही हो गया, आमने सामने बैठे हैं। यहाँ पे आप अपने दोस्त से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो तो आप उसको बोल रहे हो, वो सेम टाइम पे रिप्लाई कर सकता है। पर हमसे क्या पूछा है, असमकालीन का पूछा है, जहाँ पे सेम टाइम पे रिप्लाई नहीं होता है, तो वीडियो कॉल जो है वो गलत हो जाएगा। जहाँ पे भी सी ऑप्शन आ रहा है उसको हटाते जाओ। बचा जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बस एलिमिनेशन टेक्निक से तीनों ऑप्शन चले गए, एक ही ऑप्शन बचा आपका जो करेक्ट आंसर है। आपसे असमकालीन का पूछा था, लेकिन समकालीन है आपका वीडियो चैट जो है, वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हम करते हैं वो आपका समकालीन का एग्जाम्पल है। लेकिन हमसे तो असमकालीन का पूछा था जहाँ पे हमको तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, आंसर हमारे सामने आ गया। अब आंसर क्या है, डी है, ई है और एफ है। डी क्या है, ब्लॉग्स। आप ब्लॉग लिखते हो बड़े बड़े तो उसका रिप्लाई आपको बाद में मिलने की संभावना पूरी होती है। फिर डिस्कशन बोर्ड है, उसकी रिप्लाई भी आपको बाद में मिलता है। और व्लॉग आप बनाते हो, आप यूट्यूब के ऊपर व्लॉग बना रहे हो, तो हो सकता है मैंने 5 दिन बाद में व्लॉग देखा हो, व्लॉग देखने के बाद में मैं फिर उसका रिप्लाई करती हूँ, कमेंट करती हूँ। तो जरूरी तो नहीं है कि जब आपने व्लॉग बनाया तुरंत की तुरंत आपकी ऑडियंस ने देख लिया। कोई 2 दिन बाद में देखेगा, कोई 4 दिन बाद में देखेगा, कोई 10 दिन बाद में भी देख सकता है। तो जहाँ पे रिप्लाई बाद में मिलता है वो होता है असिंक्रोनस, असमकालीन संप्रेषण। जहाँ पे रिप्लाई तुरंत मिलता है वो होता है आपका सिंक्रोनस यानी कि समकालीन संप्रेषण। आई होप समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म किस यानी कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल इज ऑलमोस्ट यूज्ड इन विच कम्युनिकेशन। ये जो किस वाला टर्म है, ठीक है, या इसका मतलब क्या है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, KISS। इसका मतलब क्या है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हमको हमारे संचार को शॉर्ट और सिंपल रखना चाहिए। शॉर्ट यानी कि बहुत बड़ा मैसेज नहीं होना चाहिए कि एक पेज का मैसेज लिख के भेज रहे हो, सामने वाला पढ़ ही नहीं पाए। और सिंपल होना चाहिए, इतना ज्यादा भारी भरकम भाषा में नहीं बोलना है कि सामने वाले को समझ ही ना आए। ठीक है, तो हमको हमारे मैसेज को शॉर्ट और सिंपल रखना है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस बोलते हैं। अपना दिमाग मत लगाना, ये वो वाला नहीं है, ये हम पढ़ाई वाली बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल जो है वो हम कौन से प्रकार के कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, वर्बल में, नॉन वर्बल में, इंटरकल्चरल में या फिर ग्रुप कम्युनिकेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ऑप्शन नंबर है ना बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। नॉन वर्बल में तो आपके शब्द ही नहीं होते हैं, तो फिर शॉर्ट एंड सिंपल किसको रखोगे, है ना। तो जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हम वर्बल कम्युनिकेशन में मैसेज को शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, KISS। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन एन इसेंशियल वे, यानी कि निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संचार को एक अनिवार्य तरीके के रूप में दर्शाता है। इंस्ट्रक्शंस रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर, लर्नर्स अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, ड्रेस कोड या फिर आपका योगा इंस्ट्रक्टर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इनमें से कौन दिखा रहा है, ड्रेस कोड जो है वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में क्या बोला है, प्रश्न पत्र पर लिखे गए निर्देश। तो ये तो क्या है, आपका प्रश्न पत्र पर लिखा गया है संदेश, तो लिखा हुआ यानी कि शब्द है। शब्द होंगे तो आपका मौखिक हो जाएगा, वर्बल हो जाएगा, और गैर मौखिक कैसे होगा, है ना। आपका ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने वाले शिक्षार्थी कक्षा में भाग ले रहे हैं तो वहाँ पे बोलेंगे भी सही, लिखेंगे भी सही, तो ये भी आपका वर्बल हो जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा अनुसरण किया जाने वाला ड्रेस कोड, ड्रेस कोड जो है वो आपका नॉन वर्बल होता है। इन वहना आपका नॉन वर्बल होता है, गैर मौखिक होता है। और योगा इंस्ट्रक्टर जो है वो शिक्षार्थियों को योगा आसन सिखा रहे हैं, तो सिखा रहे हैं बोल के सिखाएंगे, तो ये भी आपका वर्बल हो जाएगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। हमसे नॉन वर्बल का पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ड्रेस कोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है, आई होप आपको क्वेश्चन यहाँ पे विजिबल होगा। आपसे क्या पूछा है ये क्वेश्चन, फिगर आउट, है ना, फिगर आउट द कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आई होप आपको अब क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। फिगर आउट द
है ना कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको नॉन वर्बल कंपोनेंट कौन से हैं वो चूज करके बताना है। फेशियल एक्सप्रेशन, कल्चरल स्पेस, सिटिंग अरेंजमेंट, स्पीड ऑफ अटरेंस, फील गुड फैक्टर एंड अकाउटिक्स, हाई साउंड, फिजिकल एम्बियंस एंड टीचर लर्नर डिस्टेंस, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन, काइनेसिक्स और पर्सनल स्पेस। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से नॉन वर्बल वाला कौन सा है वो आपको चूज करके बताना है। नॉन वर्बल मैंने आपको पहले भी बताए हैं, वर्बल यानी कि मौखिक संप्रेषण, नॉन वर्बल यानी कि गैर मौखिक संप्रेषण। वर्बल यानी कि जहाँ पे शब्दों का उपयोग होता है, नॉन वर्बल यानी कि जहाँ पे शब्दों का उपयोग नहीं होता है, जहाँ पे आपके कपड़े कैसे हैं, आपके हाव भाव कैसे हैं, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं, उसके माध्यम से संचार होता है, संप्रेषण होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पूछा है तो आपका यहाँ पे कल्चरल स्पेस जो है, सिटिंग अरेंजमेंट जो है, ये सब आपका नॉन वर्बल में नहीं आता है। ठीक है, आप यहाँ पे स्पीड ऑफ अटरेंस जो है ये सब आपको नॉन वर्बल में नहीं आता है। हाई साउंड, साउंड तो आपका यानी कि टीचर स्टूडेंट्स का डिस्टेंस जो है ये सब आपका नॉन वर्बल में नहीं आता है। पर फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं आपके, काइनेसिक्स कैसा है, पर्सनल स्पेस कैसा है, ये सब आपका नॉन वर्बल में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, अगला सवाल आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, होप आपको इसका क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे नॉन वर्बल जो है वो आपसे किस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपसे मैच द कॉलम का पूछा है। आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसके डिस्क्रिप्शन से मैच करना है। आई थिंक ये रिपीट करके क्वेश्चन आ गया है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसको करा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। आई थिंक ये 2-3 क्वेश्चन आपको रिपीट आ गए हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इन डैश फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अ सबऑर्डिनेट इज permitted to communicate with the boss of his boss। तो ये कौन सा प्रकार का कम्युनिकेशन है, ये काफी नया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हील कम्युनिकेशन, चेयर कम्युनिकेशन, सर्कुलर कम्युनिकेशन या फिर इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के टाइप से ये क्वेश्चन है, जितने भी टाइप्स होते हैं सबको पढ़ डालना। ठीक है, सबको पढ़ लेना, सबसे क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है। ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो टाइप्स है वहां से एक सवाल आपका पूछ लिया गया है। ठीक है, क्या पूछा है ना, सॉरी नॉन वर्बल नहीं है तो वर्बल कम्युनिकेशन ही। तो आपसे है ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, वर्बल में भी 2 तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जो वर्बल में फॉर्मल कम्युनिकेशन है वहां से आपका सवाल जो है वो पूछ लिया गया है। क्या पूछा है, इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट जो है यानी कि संचार के रूप में एक अधीनस्थ को अपने बॉस के साथ में बात करनी है तो वो कौन सा संप्रेषण का उपयोग करेगा। एक है ना कोई आपका है ना सबऑर्डिनेट है, उसको अपने बॉस के भी बॉस से बात करनी, तो कौन से प्रकार का संचार का उपयोग करेगा, व्हील कम्युनिकेशन, चेन कम्युनिकेशन, सर्कुलर कम्युनिकेशन या फिर इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर जो है ना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि इन्वर्टेड वी जो है इसका करेक्ट आंसर है। व्हील कम्युनिकेशन क्या होता है, चेन कम्युनिकेशन यानी कि जब हम एक कड़ी के अंदर बात करते हैं, एक इंसान है, इसने दूसरे को बात बताई, दूसरे ने तीसरे को बात बताई, तीसरे ने चौथे को बात बताई, तो एक कड़ी में बात हो रही है, कड़ी में संचार हो रहा है, इसको हम बोलते हैं चेन कम्युनिकेशन। चेन बन रही है ना तो इसको हम चेन कम्युनिकेशन बोलते हैं। सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या होता है, सर्कुलर कम्युनिकेशन जैसे कि आपके यहाँ पे सर्कल में 5 लोग बैठे हैं, अब ये 5 लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, कोई यहाँ पे किसी से भी बात कर सकता है, ये होता है आपका सर्कुलर कम्युनिकेशन। और व्हील कम्युनिकेशन क्या होता है, आपके यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं तो ये लोग जो है वो अपने आसपास वाले से ही बात कर सकते हैं, ये इससे बात कर सकता है ना, ये ए है सपोज, और ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। तो ए बी से ही बात कर सकता है, ए जो है वो सी से ही बात कर सकता है, बी जो है वो डी से और ए से बात कर सकता है, सी जो है वो डी से और ए से बात कर सकता है। तो ये होता है आपका व्हील कम्युनिकेशन। इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, इन्वर्टेड वी जो है इसका ऑप्शन नंबर डी इन्वर्टेड वी करेक्ट आंसर है। इन्वर्टेड वी क्या होता है, इन्वर्टेड वी यानी कि इन्वर्टेड यानी कि उल्टा वी। उल्टा वी कैसे बनता है, सीधा वी तो हमारा ऐसे बनता है, उल्टा वी हमारा कैसे बनता है, उल्टा वी हमारा ऐसे बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपके, ये आपका सबऑर्डिनेट है, ठीक है, ये आपके यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो अपने बॉस से बात करेंगे, ये हो गया आपका बॉस है ना, इन एम्प्लॉयज का बॉस हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बॉस के भी बॉस से बात करनी है, तो ये उल्टा वी बन रहा है ना आपका, ये सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट बॉस के भी बॉस से बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा प्रकार का कम्युनिकेशन हो गया आपका, इन्वर्टेड वी यानी कि उल्टा वी प्रकार का संचार होता है। यहाँ पे उल्टा वी बना हुआ दिख रहा होगा आपको, ऐसे उल्टा वी बन रहा है, तो इन्वर्टेड वी ऑप्शन
नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से, बस लैंग्वेज अलग है। क्या पूछा है कि ये संचार एक समूह के सदस्य के बीच होता है जहां समूह का प्रत्येक सदस्य निकटतम 2 सदस्य के साथ में संचार करता है। अभी मैंने आपको बताया ना, ऐसा कम्युनिकेशन जहां पे आसपास के लोगों के साथ में ही बातें हो सकती है। ये है आपका ए, ठीक है, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी। ये चारों जो है वो एक सर्कल के अंदर बैठे हैं। अब ए जो है वो सिर्फ बी से और सी से ही बात कर सकता है, इसके आसपास वाले लोगों से ही बात कर सकता है, डी से बात नहीं कर सकता। डी जो है वो सी से और बी से बातें कर सकता है, ए से बात नहीं कर सकता। तो वैसे ही सब जो है वो अपने आसपास वाले यानी कि सब जो है वो अपने निकटतम 2 सदस्य से बात कर सकते हैं। तो ऐसे प्रकार के संचार को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्रकार के संचार को हम सर्क्यूलर कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे जितने भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपको पढ़ लेने हैं। अब अगेन आपसे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है कि अपने ही मन में स्वयं से बात करना जो होता है उसको हम कौन से प्रकार का संचार कहते हैं? मैंने आपको बताया था, एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल यानी कि इंटर मतलब बिटवीन, जब हम 2 लोगों के बीच में या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में संचार होता है उसको बोलते हैं अंतः व्यक्तिगत संप्रेषण, या फिर आपका अंतरा व्यक्तिगत संप्रेषण क्या होता है? जब हम खुद से ही बातें करते हैं। तो एक तो होता है इंटरपर्सनल, इंटर यानी कि बिटवीन, जब हम 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में बातें कर रहे हैं, जो संप्रेषण जो है वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। पर इंट्रापर्सनल क्या होता है? अंतरा व्यक्तिगत संप्रेषण क्या होता है? जब हम खुद से बातें करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है? जब आप यहाँ पे खुद से बातें कर रहे हो, आप अपने ही मन में स्वयं से बात करते हैं, जैसे कि आत्म भाषण देना, नाटकीय कार्य में स्वागत उक्ति आदि, है ना, ये सारी चीजें जो आप खुद से कर रहे हो, तो खुद से करने वाले संप्रेषण को क्या बोलते हैं? अंतरा व्यक्तिगत संप्रेषण, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है? डैश बताता है कि हमारा शरीर कैसा संप्रेषण करता है। ये कौन सा प्रकार का, मतलब कौन सा इन चारों में से वो चीज है जो कि ये बताता है कि हमारी बॉडी कम्युनिकेट कर रही है? पैरा लैंग्वेज, ये आपकी भाषा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, काइनेसिक्स, ये आपकी पर्सनल, काइनेसिक्स जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। क्रोनोमिक्स जो है वो आपका, है ना, बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ नहीं है। प्रोक्सेमिक्स जो है वो आपका पर्सनल स्पेस से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी काइनेसिक्स जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछा था भाई, इनमें से कौन सा जो है वो ये कहता है कि हमारा शरीर संप्रेषण कर रहा है, हमारा जो बॉडी है वो कम्युनिकेट कर रही है? तो ये बताता है आपका काइनेसिक्स। काइनेसिक्स में हम क्या करते हैं? हम हमारे हाथ पांव कैसे चला रहे हैं वो आता है आपका काइनेसिक्स के अंदर। मैं ऐसे कर रही हूँ, मैंने कुछ बोला नहीं पर मैंने ऐसे कर दिया, मतलब आप समझ गए मैडम ऑल द बेस्ट बोल रही है। ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया मतलब मैडम पुअर बता रही है। तो यहाँ पे मेरे हाथ पांव, मेरी बॉडी कैसा कम्युनिकेट कर रही है उसको बोलते हैं हम काइनेसिक्स करना। ठीक है, यानी कि हमारे हाथ पांव के जो मूवमेंट होते हैं उसके माध्यम से जब हम संचार करते हैं तो उसको काइनेसिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है? डैश मीन्स हाउ आर वॉइस, स्ट्रेस, पॉज, साइन एक्सेट्रा कम्युनिकेशन, यानी कि हमारी आवाज जो है, भाषा जो है वो किस प्रकार से बात करती है? तो मैंने अभी बताया पैरा लैंग्वेज जो है वो आपकी भाषा से जुड़ा हुआ है। बॉडी लैंग्वेज आपकी बॉडी का हाव भाव से जुड़ा हुआ है। जेस्चर्स यानी कि इशारे भी, आप कैसे प्रकार के इशारे करते हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन और आपके बॉडी की लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। प्रोक्सेमिक्स जो है वो आपकी पर्सनल स्पेस यानी कि आपके डिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। पर यहाँ पे पूछा है कि डैश का अर्थ है कि हमारी आवाज पर जोर कैसा है, विराम कैसा है, हम कैसी, है ना, आवाज में बातें कर रहे हैं। तो आवाज में जब हम संप्रेषण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम पैरा लैंग्वेज उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये सब आपके नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि क्रोनोमिक्स जो है इसको क्या कहते हैं? क्रोनोमिक्स को डैश भाषा के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी भाषा है? स्पेस, टाइम, बॉडी या फिर आई। तो आई की जो आपकी भाषा होती है, आंखों की जो भाषा होती है उसको हम क्रोनोमिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। टाइम जो होता है उसको हम क्रोनोमिक्स बोलते हैं। भाई समय जो है, समय के माध्यम से भी आप काफी ज्यादा कम्युनिकेट कर जाते हो, तो क्रोनोमिक्स यानी कि आपका, है ना, टाइम जो है वो आपका कैसा कम्युनिकेट करता है उसको हम क्रोनोमिक्स कहते हैं। आईज वाले से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम ऑक्यूलेसिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्यूलेसिक्स कहते हैं। और टाइम वाले से जब हम कम्युनिकेट करते हैं उसको हम क्रोनोमिक्स कहते हैं। यहाँ पे क्रोनोमिक्स पूछा है कि क्रोनोमिक्स को हम किसी दूसरे भाषा में और क्या जानते हैं? तो टाइम वाली जो हम, है ना, कम्युनिकेट करते हैं उसको क्रोनोमिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर
2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टूडेंट ने टीचर को गुड मॉर्निंग विश किया। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि छात्र ने अपने टीचर को सुप्रभात विश किया, तो ये कैसा प्रकार का कम्युनिकेशन है, ये आपका स्पीच है, आपका भाषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इतने सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा, 10 से 15 सवालों को हमने आज की क्लास में सॉल्व करा। मुझे कमेंट करके बताना कि कितने सवाल आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे जरूर से बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, क्वेश्चन कैसे लगे हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको याद से ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।